नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से जनजातीय समुदायों की शोभा यात्रा को फ्लैग ऑफ किया। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य की जनजातीय समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया और सभी जनजातीय गौरव दिवस पर सभी को बधाई दी। उत्तर देहरादून में फिक्की में फोरम ऑफ पालिया द्वारा जापान दूतावास के योगदान से आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य से जुड़ी विभिन्न विषयों और जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधि मंडल का जापानी भाषा में शुरुआत कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन और भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को क्या सहयोग दे सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आज जहां हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पर जो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, उन सब पर हमने जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ बात करी है। इसके साथ साथ हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है, उस पर भी मैंने कहा है कि हम काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि आगे बढ़ेंगे इसमें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसके तहत उत्तराखंड के IAS और PS अधिकारी भी इस महीने में एक स्कूल में जाकर निरीक्षण किया और इस फैसले पर उन्होंने मोहर लगाई। जिन स्कूलों के भवन जर्जर हालत में थे, उसे ध्वस्तीकरण के लिए भी निर्देश दिए गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये तीसरी बार हमारे माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा की एक समग्र जो है चिंतन हो रहा है, समीक्षा हो रही है कि हमको NEP 2020 के लिए जो हमने लागू किया अपने प्रदेश में, क्योंकि देश का पहला राज्य है कि जिसने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। तो आज बाल बाटिकाओं पे भी बात हुई है, प्राइमरी एजुकेशन पे भी बात हुई कि हमको अपने स्कूलों में 100% टीचर देने हैं। जो स्कूल हमारे नए बनाने हैं उनके लिए पैसा मुक्त भारत सरकार से भी हो गया, राज्य सरकार से भी हो गया है। हमने अपने डाइटों को जो है 100% जो है वहाँ लेक्चरर भी देने हैं और स्टाफ भी देना है। साथ में जो प्रमोशन होने हैं उसके लिए भी हमने सभी अपने अधिकारियों को कहा है कि भाई आप जिलों में जाके टीचर्स संगठनों से भी बात कर लीजिए। फिर हम सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि जिन भी इंटरमीडिएट कॉलेज और हाई स्कूल में हमारे साइंस के टीचरों की कमी है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे जूलॉजी है, चाहे बॉटनी, जब तक लोक सेवा आयोग से भर्ती नहीं होती है तब तक हम अतिथि गेस्ट टीचर के रूप में भी लगभग 2000 से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति करने का एक प्रस्ताव कैबिनेट में भी ला रहे हैं और 1300 टीचरों को अलग से भी रख रहे हैं। तो ये भी आज चर्चा हुई और बड़ी बात ये हुई है कि हमको 2025 में देश का अग्रणी राज्य बनाना है उत्तराखंड को, जो कि सरकारी सिस्टम में सबसे अच्छा काम अपने राज्य में या विभिन्न राज्यों में
उत्तराखंड का नंबर 1 पे स्थान कैसे आया, इस पे भी आज चर्चा हुई है। और एक बात ये भी हुई है कि जो हम अपने बच्चों को कॉपी देते हैं, किताबें देते हैं, बस्ता देते हैं, जूते देते हैं, लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, तो ये भी बात हुई है कि भाई जो हमारे एडिट स्कूल हैं उनको भी इसमें समायोजन किया जाए। तो इसके लिए भी कैबिनेट में प्रस्ताव बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैंने भी विभागीय अधिकारियों को कहा है। तो शिक्षा पे समग्र आज 2 घंटे का चिंतन हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें हम गुणवत्ता कैसे और अच्छी लाएं। हम अपना रिजल्ट को इस बार 90% तक ले जाना चाह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 82% जो है माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट है, तो इसका भी टारगेट आज फिक्स किया गया। तो कुल मिला के काफ़ी बेसिक बातों पे बात हुई है। जो हमारे स्कूल जीर्ण शीर्ण हैं तो उसके लिए RDD को आज अधिकृत किया है कि वो सारे स्कूलों की मैपिंग करेंगे और जो भी स्कूल जीर्ण शीर्ण हैं उनको ठीक किया जाएगा, जो ध्वस्त करने के लायक हैं उनको नया बनाया जाएगा। ये काफ़ी विषयों पे आज बातचीत हुई है और मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक बड़ा देखिए, पूरे विभाग की समीक्षा थी और हर बिंदु पर इसमें डिस्कशन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे जो हमारे भवन ध्वस्तीकरण के करीब हैं या बिल्कुल गिरने योग्य हैं उनमें कदाप बच्चों को न बैठाया जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किराए की बिल्डिंग लेकर के उनको शिफ्ट किया जाए। जो स्कूल के भवन खराब हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के 2300 अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए। इसके अलावा हमारे जो BRP CRP के 950 पद हैं, 950 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसमें कार्रवाई किया जाए। 4th क्लास के जो हमारे रिक्त पद हैं करीब सारे इंटर कॉलेज में या जूनियर हाई स्कूल में, उन पदों पर उनका आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जाए। तो 2300 हमारे गेस्ट टीचर और लगभग 3000 के आसपास जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के हैं, 1000 हमारे BRP CRP के हैं, पदों को भरने के लिए भी समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देते हैं उसको भी ससमय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार अशासकीय विद्यालय जो हैं उनको भी उसमें जोड़ा जाएगा। अशासकीय विद्यालय के छात्रों को भी हम लोग निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध। कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसके तहत उत्तराखंड के IAS, PS, PCS अधिकारी भी महीने में एक बार स्कूल का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर रेस वॉक में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी और एथलीट सूरज पवार से भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट्स के साथ मुलाकात करने के बाद 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। खेल विभाग की नियमावली के मानकों के अनुसार पदक जीतने पर जो राशि दी जाती है, इन दोनों खिलाड़ियों को वह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट्स को आगामी खेलों में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद करेगी और साथ ही मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट्स को उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड के किक्षा में जहां संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश टिकैत आगामी 18 नवंबर को किक्षा पहुंचेंगे। दरअसल किक्षा में इटार कंपनी कर्मचारियों के द्वारा पिछले करीब 455 दिनों में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। करीब एक माह पूर्व किक्षा में हुए मजदूर किसान महापंचायत के दौरान वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत ने 18 नवंबर को कंपनी प्रबंधक के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए महापंचायत की घोषणा की थी। किक्षा में महाप्रस्तावित महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह ने बताया कि 18 नवंबर को शुरू होने वाली महापंचायत का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश टिकैत करेंगे और 18 नवंबर को कंपनी गेट पर तालाबंदी भी की जाएगी।
महापंचायत है वो कामयाब हो सके, उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। किस किस तरीके से लंगर कहाँ से आएगा, ट्रालियाँ कितनी आएंगी, कहाँ से आएंगी, ये सब प्रोग्राम हमारा बन रहा है। हम अब आर पार की लड़ाई होगी हमारी। ये गरीब बेचारे 500 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन के साथ हमने बात करी है, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे आ रहे तो आने दो। ये एडीएम साहब के ये वर्ड हैं कि टिकैत साहब आने दो, कोई बात नहीं। अब टिकैत साहब यहाँ आ गए ना तो पता चलेगा फिर क्या होगा। कहाँ संपर्क किया है? हमने डीएम साहब से बात करी है। डीएम साहब कह रहे हैं कि मैंने एडीएम साहब को कह दिया है, मगर एडीएम साहब बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहते आपका क्या मतलब है इसमें, किसानों का इनके साथ क्या मतलब है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लग गया है। अब किसान और मजदूर एक हैं। अगर इनकी पीड़ा है तो हम इनके साथ हैं, हमारी कोई पीड़ा होगी ये हमारे साथ हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर पे बसें भर भर के लेके गए किसानों के लिए, इनका अपना काम कोई नहीं था, ये हमारे लिए गए थे। हम इनके लिए यहाँ पर जो कुछ वो करके। प्रशासन से भी बात की पड्डा जी ने, तो उन्होंने कोई ऐसी निपटाने वाली बात नहीं की। वो बहुत दिन हो गए इनको बेचारों को, 500 दिन हो गए, थोड़े नहीं होते। तो अब ये है कि अगर आर पार की लड़ाई है और 18 तारीख हमारी लास्ट है। अगर उससे पहले प्रशासन या ये फैक्ट्री वाले कोई समझौता या कोई वार्ता करते हैं तो वेलकम है, लेकिन उसके बाद में अगर ये हमसे कहें कि ये उसके बाद में हमारी शर्तें होंगी, इनकी नहीं होगी। अब तो हम इनकी शर्तों पे समझौता करने को तैयार हैं कि भी चलो हम जितनी हमारी शर्तें थी उसमें कुछ काट पीट करके समझौता कर लेंगे, लेकिन 18 के बाद में फिर हमारी शर्तें होंगी पूरी, और जितनी हम शर्त देंगे उनको उतनी माननी पड़ेंगी उन्हें। और ये नहीं है कि हम यहाँ गेट पे बैठेंगे, उस दिन के बाद में उग्र आंदोलन होगा। और उसके जहाँ भी हमें जगह मिलेगी, कहीं चौराहे पे या कहीं सड़क बंद करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, धरना देना पड़े। उत्तराखंड के रुड़की में कर्मचारी यूनियन संघ सतपाल सिंह सैनी के नेतृत्व में दूसरे दिन भी सिंचाई विभाग के प्रांगण में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। सतपाल सिंह सैनी ने बताया कि बाहरी लोगों को आवास आवंटित किए जाने को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। साथ ही हम लोगों ने 11 तारीख को आवास आवंटन करने को लेकर सचिव से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर शासन का दबाव है, मुझे बाहरी लोगों को आवास आवंटित करना पड़ेगा, जबकि विभाग के कर्मचारी 8 से 10 हजार रुपए तक के किराए के आवास में रहने को मजबूर हो रहे हैं। हम 11 तारीख में हम जो हमारे आवास आवंटन के सचिव हैं उनसे वार्ता के लिए गए। उन्होंने कहा कहने कि मेरे पास बहुत दबाव है शासन का, इसलिए मुझे मकान बाहरी व्यक्तियों को करना पड़ेगा। मैं आपकी नहीं कोई भी बात मान सकता हूँ, वैसे मैं आपके साथ हूँ। फिर उसके बाद जब उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दी गई, फिर हमने धरने पर बैठने का सभी संघों ने निर्णय लिया। जितने भी महासंघ के घटक 14 संघ हैं, ये आवास हमारे कर्मचारी को दे दिया जाए, जिसमें हमारे कर्मचारी इसमें जो जूनियर इंजीनियर हैं उस आवास को लेने के लिए लाइन में लगे हैं। वैज्ञानिक संपर्क हमारे हैं वो लेने के लिए, सभी संपर्क के कर्मचारी हमारे जिनको आवास नहीं मिला, सभी रिक्त होने के पात्र हैं, रिक्त होएगा, हम उस आवास को लेंगे। हमें धरने पे मजबूरी में, हमारा धरना पर बैठने का कोई शौक नहीं है। हम विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, बाहर शैडो पे जाते हैं, लेकिन हमें मजबूरी में, बहुत ही मजबूरी में धरने पे बैठना पड़ा है। मजबूर हो गए। जब हमारे घर छीनने जा रहे हैं, हमारी कोई विभाग से मांग नहीं है, कोई हम पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना घर बचा रहे हैं। हमारा घर सुरक्षित रहेगा। हम पहाड़ों में पूरब साइड में शैडो पे जाते हैं, हम ये देखते हैं कॉलोनी के अंदर हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। बाहर किराए पर रहेंगे, मकान मालिक क्या स्थिति करेगा, हमसे किराया भी देना है। वो उस टाइम पे जो चुनाव लड़ते हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं और या पर्चा भरने की वो करते हैं, उस टाइम पे वो जमा करते हैं, नहीं तो 5 साल के लिए किराया जो पर्चा नहीं भरते हैं उनके पड़े हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन पे 5-5, 10-10 लाख रुपए हो रहे हैं और वो किराया भी जमा नहीं कर रहे हैं, और उनसे विभाग खाली कराने के लिए भी वो नोटिस देता है। वो ये क्या पहले सामान्य दर कर दो, जब खाली कराऊंगा। मान लो वो कहीं भाग जाएगा, विभाग के अधिकारियों के ऊपर वो किराया बच जाएगा, फिर वो दूसरे को देंगे, कैसे देंगे? वो बिजली का बिल भी छोड़कर मीटर वहीं भाग जाते हैं, कि उनकी कोई संपत्ति नहीं है जो उसको हड़प कर ली जाए। उन्होंने कोई अपने घर का एड्रेस नहीं दे रखा है मकान के लिए, हाँ भाई मेरा ये एड्रेस है,
इस एड्रेस पे। आप जितनी भी एप्लीकेशनें आ रही है शासन से, उनका बस एक मोबाइल नंबर तो नीचे होता है, जो मकान लेने वाला है उसका कोई एड्रेस नहीं होता है। हमारी पेंशन रोक ली जाती है। हमारे अगर मांग आपकी पूरी नहीं होती तो कब तक आपका ये धरना चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये मकान हमारे विभाग के कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा, तो जब तक हम धरने पर कंटिन्यू बैठे रहेंगे। वैसे हमारा प्रांत लगा हुआ है शासन में। आज सचिव साहब, भारतीय सरकार का कोई मंत्री आ रहा था, वहाँ पे निकल गए, आज वार्ता नहीं हो पाई। आज हमारे नए चीफ साहब आए हैं। चीफ साहब हमें वार्ता पर लिखित में आश्वासन देंगे, जब भी हम धरने से उठेंगे। इतना हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा। अरे उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। धाम में बर्फबारी का ताजा ही मामला सामने आया है। ताजी तस्वीर जो है वो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें बर्फबारी देख पर्यटक काफी उत्साहित हो रहे हैं। वहीं मौसम केंद्र के राज्य में पर्वतीय इलाकों के साथ ही मैदानों में भी मौसम के मिजाज बदलने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 3500 से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। ऐसा होता है तो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे और कपाट बंद होने की प्रक्रिया मंगलवार को की जाएगी। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतामढ़ी पर्यटन जोन के 100 नेचर गार्डों की भर्ती होने जा रही है। आपको बता दें कि कार्बन पार्क में तर्ज पर ही रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतामढ़ी पर्यटन जोन के 100 नेचर गार्डों की भर्ती होने जा रही है, जिसमें ये सभी भर्तियां मल्टीजेंडर होगी। और वही जानकारी के मुताबिक वन प्रभाग रामनगर के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि सीतामढ़ी पर्यटन जोन के लिए हम एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जिसका प्रस्ताव तैयार कर हमारे द्वारा भेजा जा रहा था। उसको शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, सीतावनी पर्यटन जोन में अभी जो हमारा कार्य योजना है और जो इसका जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, उसमें ये है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, और ये लोगों की मांगे भी थी। तो उसके अनुसार अभी जो वाहन चालक, वाहन स्वामी और नेचर गाइड, इनके पंजीकरण के लिए अभी एक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, और इसमें इसको जो स्थानीय लोग हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें मल्टी जेंडर होंगे, इसमें जो महिलाएं हैं वो भी पंजीकृत अपने आप को करा सकती हैं। इसमें टोटल 100 होंगे, 100 नेचर गाइड होंगे, और जो वाहनों की संख्या है, प्रति वाहन 2 वाहन चालक होते हैं, तो उसी के हिसाब से जो है उत्तराखंड के बाजपुर के ग्राम टाटा अमीरचंद के अज्ञात कारणों के चलते एक नाबालिग ने फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम टाटा अमीरचंद निवासी समय सिंह अपने परिवार के साथ लोगों के साथ घर से बाहर मौजूद था। वहीं उसकी नाबालिग पुत्री शिवानी ने अज्ञात कारणों के चलते घर का कमरा बंद कर पंखे से लटककर फांसी लगा ली। घटना की सूचना में गांव में हड़कंप मच गया। शिवानी की मौत की खबर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए, जहां लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शिवानी को नीचे उतारा। ये हमारा थाना क्षेत्र में गांव है टांडा अमीचंद, वहाँ की एक 16 वर्षीय लड़की है शिवानी। इसके द्वारा अपने घर पे पंखे से चुन्नी की सहायता से लटक के आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर शव को कब्जे में लेके पंचनामा कर दिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा इसका। और प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। अभी इसके एग्जैक्टली कारण जो है वो खुल के सामने नहीं आए कि ऐसा क्यों हुआ है। बाकी जो भी अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हो।
पौड़ी में सड़क हादसे का रोकथाम करने के लिए अब परिवहन विभाग उन मार्गों को चिन्हित कर रहा है जहां सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इन तमाम मार्गों में उन कर्मियों की तलाश की जा रही है जिस कारण इन मार्गों में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग जल्द सड़कों की रिपोर्ट के साथ ही उन मार्गों की रिपोर्ट भी देने जाए जहां सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इन सड़कों में क्या कुछ सुधार लाया जा सकता है, इसकी रिपोर्ट विस्तृत डीएम ने परिवहन विभाग से मांगी है जिससे सड़कों की हालत में सुधार किया जा सके। अधिकारी महोदय ने भी हमको कुछ निर्देश जारी किए हैं और जो संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन सड़क सुरक्षा है अनिता मैडम, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो एक तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके नवनिर्मित मार्गों का जो भी हमारे पास पेंडेंसी है उसको हम जल्दी से जल्दी निपटा सकें। रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, उनको संकलित करके आगामी जो भी बैठक होगी या परिचालन विधि से जैसे भी उपयुक्त होगा उन रूट्स को पास कर सकें ताकि वाहनों का संचालन हो सके। साथ में हमारी जो परिवर्तन दल हैं उनके लिए भी हम लोगों को निर्देश है कि उनको हम रूट वाइज डिप्लॉय करके अधिक से अधिक हम लोग परिवर्तन की कार्रवाई करेंगे। और एक डीएम साहब ने ये भी एक निर्देश दिए हैं कि रूट वाइज एक एक्सीडेंट का डाटा ले लिया जाए पुलिस विभाग से कि किस रूट में किस श्रेणी के वाहनों के कितने एक्सीडेंट हुए हैं। तो एक रूट स्पेसिफिक डाटा हमारे पास आ जाएगा और फिर उसके ऊपर हम टारगेट करके रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम किए जाने हैं, क्या सुधार किए जाने हैं, उसके ऊपर अपना जो है टारगेट ओरिएंटेड अपना एक दृष्टिकोण रख सकते हैं। तो सड़क सुरक्षा की बैठक हो चुकी है इस महीने की और आगामी बैठक में हम इन सब उत्तराखंड के ऋषिकेश में परिजनों ने नाबालिग बेटी की शादी से इनकार किया तो प्रेमी नाबालिग को बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। बेटी लापता हुई तो मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद करीब 2.5 महीने के बाद आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के चंगुल से नाबालिग को बरामद किया गया। उधर स्मैक के साथ महिला को भी गिरफ्तार किया गया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक बीती 31 अगस्त को एक युवक कोतवाली पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई है और इसी के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि ऋषिकेश में परिजनों ने नाबालिग बेटी की शादी को लेकर इनकार कर दिया तो प्रेमी नाबालिग को लेकर फरार हो गया। जांच अभियान शुरू किया। उसके बाद 31 अगस्त को ये जो वारदात हुई है उसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसके पास से नाबालिग को मुक्त कराया और अब परिजनों को नाबालिग को सौंप दिया। ये जो पूरी घटनाक्रम है उत्तराखंड के ऋषिकेश का है जहां परिजनों ने नाबालिग बच्ची को शादी से इनकार कर दिया तो प्रेमी ने नाबालिग बच्ची को बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। बेटी लापता हुई तो मामले को पुलिस में दर्ज करवाया और नाबालिग की तलाश में पूरा परिवार जुट गया। की मामले को गंभीरता से देखते हुए कोतवाल ने तत्काल IDPL चौकी प्रभारी चिंतामणि को मुकदमा दर्ज कर एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए। चौकी प्रभारी चिंतामणि ने CCTV फुटेज में नाबालिग को एक युवक की बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए देखा था। तभी से पुलिस ने मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा। तो आपको बता दें उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये जो मामला है वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।